नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी कि यह टॉपिक जो है आपका जीएस का पेपर 3 से जाकर के जुड़ता है। जो अर्थव्यवस्था खंड है वहां से जाकर के यह आपका जुड़ जाता है। टॉपिक क्या है कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, ठीक है, और उसमें यह तय किया गया कि रेपो रेट जो चलता आ रहा है वही रेपो रेट रखा जाए। और आरबीआई ने यह लगातार चौथी बार किया है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इसके क्या नफा नुकसान हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट जैसी जो चीजें होती है वह आरबीआई इसका इस्तेमाल कैसे करती है, ठीक है, बैंकों के लिए कितना लाभकारी होता है, हमारे आपके दैनिक जीवन से यह कितना जुड़ा हुआ होता है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से समझेंगे। और आप यह समझ लीजिए, चूंकि इकोनॉमी का यह एकदम कोर टॉपिक हो गया, तो इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में समझेंगे, इन्फ्लेशन को समझ लेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, रेपो रेट के बारे में समझेंगे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी समझेंगे। तो आप डिटेल से हम इस पर बात करने वाले हैं। आप क्या कीजिए, एक पेज लेकर के या नोट्स लेकर के और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है और आपको कुछ चीजें यहाँ पर जरूरी हो जाएगा नोट करना। उससे पहले हमारे पास एक सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है। फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। यह जो है ऑनलाइन मोड में होगा और इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। अभी इसकी फी जो है 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 25,000 पर यह उपलब्ध है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। यदि इस कोर्स की विशेषताओं की बात करें तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। वैधता की बात करें तो जिस दिन भी आप नामांकन लेंगे उसके 1 साल बाद तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन इसमें 2 कक्षाएं आपकी कराई जाएगी, नियमित क्लास टेस्ट होगा और जिस भी खंड का विषय का आपको पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ताकि उसका आप बेहतर इस्तेमाल कर सके रिवीजन या नोट्स बनाने में। इससे जुड़े हुए विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ संस्कृति आईएएस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है। आप वेबसाइट पर विजिट करके इस संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम सीधे अपने चर्चा की ओर मुड़ते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीट लाइव। आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। ठीक है, तो अभी जो रेपो रेट है वह कितना रहा, 6.5% था। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, यह सोचा जा रहा था कि संभव है, क्योंकि पिछले 3 बार से ऐसा हुआ था और ये चौथा बार हो गया, तो ऐसा माना जा रहा था कि संभव है आरबीआई इस बार रेपो रेट में कुछ बदलाव कर दे। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, 6.5% ही रखा। अब इसका क्या तात्पर्य है, क्यों नहीं बदलाव किया, इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन फ्राइडे decided to keep the policy rate unchanged, और ये 4th टाइम ये किया गया है। ठीक है, और यह क्यों किया गया है, तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए। अब ये यहां हमारे लिए यह बिंदु हो जाएगा चर्चा का कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जैसी जो चीजें होती है यह इन्फ्लेशन को कैसे मेंटेन करती है। हम विस्तार से इस पर आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। इस कमेटी में अभी जो फैसला हुआ है, क्या क्या बातें हुई है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय अभी बैठक हुई थी और इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, यानी कि इसके जितने भी सदस्य हैं सभी इस बात से सहमत थे। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका क्या क्या प्रक्रिया होता है, लास्ट में हम इस पर बात करेंगे। लगातार चौथी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बात की जिक्र मैंने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, जीडीपी के अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि पहले जितना ये जो कमेटी है, पहले जितना अनुमान लगाई थी आरबीआई ने कि जीडीपी देश का इतना हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अभी भी अनुमान उतना बना हुआ है। यानी कि मार्केट की जो स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो उसमें स्टेबिलिटी है, स्थिरता की बात की गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 को यदि देखें तो उसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी वृद्धि, वह उसका दर जो है 6.5% माना गया है। और वित्त वर्ष 2024-25, तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 हुआ, अगले वित्त वर्ष की बात हुआ, तो यहां पर अनुमानित आंकड़ा निकाला जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो इसके पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6
परसेंटेज रखा गया है, यह अनुमानित है। तो यहां पर मामला देखा आरबीआई ने कि यह जो जीडीपी का मामला है यह ठीक चल रहा है, इसलिए अभी जरूरत नहीं है कि रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ किया जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल मान करके आरबीआई अभी चल रही है। इस पर वैसे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा क्यों नहीं किया गया रेपो रेट में बदलाव। देखिए, मुद्रास्फीति को प्रबंधित करना होता है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए यहां पर 4% तक इन्फ्लेशन लाने की बात की गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो टारगेट रखा जाता है वो 4 ± 2% का रखा जाता है। ठीक है, ये चीजें यानी कि 2% से लेकर के 6% तक अगर महंगाई रहती है तो इसे अच्छा माना जाता है। इस पर अभी मैं आपको बताऊंगा। रेपो रेट में बदलाव ना करने से यह पता लगता है कि आरबीआई देश की जीडीपी वृद्धि के प्रति आश्वस्त है, यानी कि आरबीआई मान के चलती है कि 24-25 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें जीडीपी 6.6% यह अनुमानित है, इतने दर से बढ़ेगी। और अभी कितना 6.5% इस चालू वित्त वर्ष के लिए। तो आरबीआई जो है जीडीपी ग्रोथ के प्रति पूरी आश्वस्त नजर आती है, इसीलिए कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत उसने नहीं समझा है। अब यहां हम स्टेट वाइज इन्फ्लेशन को देखेंगे, जो भारत के प्रत्येक राज्य में किस तरह का इन्फ्लेशन रेट है उसको हम समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2 से 6% तक यदि इन्फ्लेशन रेट होता है तो उसे बढ़िया माना जाता है। 4 ± 2% का यहां पर मामला चलता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं स्टेट वाइज देखते हैं। यदि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर पूरा होलिस्टिक दिया गया है, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब अलग अलग है, लेकिन अगर इसको साथ में देखें तो 5.45% इसका रखा गया है। तो यह बेहतर स्थिति में है। यहां पर महंगाई को लेकर के देखें, भारत का एक बड़ा राज्य देखते हैं उत्तर प्रदेश, यहां पर 7.2 है। तो मैंने कितना कहा था कि 6 तक रहे तो बेहतर है। यहां पर महंगाई इन्फ्लेशन रेट कितना है 7.2% है, यानी कि यहां पर महंगाई दर अधिक है। बिहार की बात करें तो 6.58% इन्फ्लेशन रेट है। तो 6 तक टारगेट रखा गया था, 0.58% इन्फ्लेशन अधिक है, यानी कि मान के चलते हैं कि बिहार का मामला जो है यहां पर ठीक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बाकी कुछ राज्यों को देखते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट को देख लेते हैं, असम को, तो 4.01% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि यह बेहतर स्थिति में है यहां पर। क्योंकि देखिए 4.01%, तो मैंने क्या कहा था कि आरबीआई का मामला यह है कि वह इन्फ्लेशन रेट को 4% के आसपास लाना चाहती है, इसके लिए यह काम चल रहा है। तो यह बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया इन्फ्लेशन रेट का, इसलिए यह बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन अगर आप देखें कुछ राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश में, यह भी 6 के करीब है, तो यह भी बेहतर स्थिति में है। यदि आप यहां पर देखें तमिलनाडु में तो 7.76% है, तो यहां पर महंगाई ज्यादा हो गया। और महाराष्ट्र के हालात आप देखें तो 6.12% है, यानी कि यहां मामला जो है लगभग ठीक माना जाएगा। गुजरात में 6.88% है। वहीं पर अगर आप देखें राजस्थान में तो महंगाई काफी अधिक दिखने को मिलती है और 8.6% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि राजस्थान में काफी महंगाई देखने को यहां पर मिल रहा है। तो इस तरह से स्टेट वाइज कुछ प्रमुख राज्यों का हमने स्थिति देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे लिए मौद्रिक नीति समिति को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति ने अभी यह काम किया है कि रेपो रेट में चेंज नहीं किया और लगातार चौथी बार की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सबसे पहले इसके जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, गठन क्या कैसे हुआ, इन चीजों को समझ लेते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था के तकनीकी पहलुओं पर हम आ जाएंगे। इसका गठन जो है 2016 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके अधिनियम में संशोधित करते हुए मौद्रिक नीति निर्माण को मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया इसने, कि मौद्रिक नीति निर्माण की जो आप काम करते हैं उसको एक समिति बना करके मौद्रिक नीति समिति को दे दिया गया कि आप इस काम को देखिए। इसके द्वारा केंद्रीय बैंक जो है ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है। किसके द्वारा? ये मौद्रिक नीति समिति द्वारा है कि सेंट्रल बैंक ने एक बना दिया और ब्याज दर में यहां पर कंट्रोल करती है। ब्याज दर कभी ज्यादा कर देती है, कभी ब्याज दर कम कर दिया, जैसे कि अभी रेपो रेट को बराबर ही रखा, कोई बदलाव ही नहीं किया, 6.5% रखा है। ठीक है, तो चौथी बार से लगातार चौथी बार किया, तो यानी कि ब्याज दर पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है और उसके द्वारा मुद्रा का प्रवाह जो मार्केट में होता है, मनी फ्लो जो होता है मार्केट में, उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाती है, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। यहां इस बात को आप नोट करके चलिए, टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 6 सदस्य होते हैं। इस 6 सदस्य में 3 जो है वह आरबीआई से हो जाएगा। ठीक है,
6 में से 3 आरबीआई के हो गए। आरबीआई के जो होंगे उसमें से एक जो हो जाएंगे गवर्नर हो जाएंगे, दूसरे कौन से हो जाएंगे, डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे, और तीसरे कौन से होंगे, कोई एक ऑफिसर यहां हो जाएगा आरबीआई का ही। तो ये 3 मामला यहां समझ में आ गया, यानी कि 6 लोग हुए, 6 में से 3 आरबीआई के हो गए। आरबीआई में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक कोई अन्य अधिकारी आरबीआई का होगा, और बाकी के जो 3 बचे, क्योंकि 6 मेंबर थे, तो बाकी के 3 सदस्यों की नियुक्ति जो है वह केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, यानी कि 3 केंद्र सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से। यह संतुलन बनाने के लिए किया गया है। आप देखेंगे केंद्र सरकार कहने का तात्पर्य है कि कोई न कोई राजनीतिक पार्टी होगी। मान लीजिए जब चुनाव आता है तो फ्री वीज बांटने की बात हो जाएगी, बहुत लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, तो आरबीआई पर बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए आरबीआई के 3 मेंबर, इधर के 3 मेंबर, कि सरकार अगर उधर खींचना चाह रही तो आरबीआई उसको कंट्रोल में कर सकती है। और आरबीआई कभी ऐसा करे कि सरकार को जरूरी जितने पैसे चाहिए, फंड चाहिए, उसके लिए काम ना कर पाए आरबीआई, तो उसके नियंत्रण के लिए, देखरेख के लिए, निगरानी के लिए 3 मेंबर उसमें सरकार के भी हैं। तो इससे संतुलन बना रहेगा इस समिति में। ठीक है, और यह जो 3 सदस्य होंगे जिसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसकी प्रोसेस में है कि कैबिनेट सचिव जो होंगे उसकी अध्यक्षता वाली एक समिति यह काम करेगी, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। किनका कार्यकाल, ये जो 3 सदस्य होंगे, क्योंकि वहां पर क्या है आरबीआई की तरफ से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और ऑफिसर। ठीक है, और यहां पर जो नए लोग आए हैं 3 सरकार की तरफ से, ये 4 साल के लिए आएंगे और इनकी प्रतिनियुक्ति के पात्र ये नहीं होंगे, यानी कि एक बार इनकी नियुक्ति हो गई, 4 साल का इनका टर्म पूरा हो गया, तो अगली बार इनकी नियुक्ति फिर नहीं की जाएगी, अगला कोई मेंबर सरकार लेकर के यहां पर आएगी। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होंगे वह इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। मौद्रिक नीति समिति की 1 वर्ष में 4 बैठकें होनी जरूरी है, यानी कि 1 वर्ष में ये 6 लोग कम से कम 4 बार बैठें और आपस में तय करें कि किस तरह से मार्केट का जो स्थिति चल रहा है उस पर विचार विमर्श करें, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में लाना है उस पर बात करें, ब्याज दरों में कटौती करनी है या बढ़ाना है या अनचेंज रखना है, क्या सब करना है, ये 6 लोग बैठे कम से कम 4 बार 1 साल में और यह चीजें तय करें। और इसमें कोरम होता है। कोरम कहने का मतलब है कि कम से कम इस मीटिंग में 4 लोग तो आने ही चाहिए, यानी कि 6 लोगों की टीम है, इनकी 6 सदस्य हैं इस समिति में, लेकिन 4 लोग का कोरम पूरा होना चाहिए, तभी मीटिंग ये होगा 1 साल में 4 बार। और निर्णय, कोई भी निर्णय होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी निर्णय हुआ कि रेपो रेट को आप 6.5% पे ही रखिए, लगातार चौथी बारी हुआ, तो निर्णय जो यहां होगा वह बहुमत के आधार पे होगा। 6 लोग हैं, 6 लोग में क्या हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा, वोट करेंगे कि ठीक है भैया कि 6.5% रखना है कि नहीं रखना है। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेपो रेट ज़्यादा होना चाहिए, ब्याज दर ज़्यादा यहाँ होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कम होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं इतना ही रखते हैं। तो जो भी कहा जाएगा उसके आधार पर वोटिंग हो जाएगा निर्णय। ठीक है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया है, यही कह सकते हैं हम। और यहां पर अगर वोटिंग होता है तो 6 मेंबर हैं, मान लीजिए 6 में 3 ने कह दिया कि आप यहां पर ब्याज दर में कमी कर दीजिए, 6.5 से आप इसको 6% कर दीजिए, ये 3 ने कहा। और 3 ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा मुझे जान पड़ता है कि हम लोगों का मानना है कि इसको 7% पे ला दीजिए। ठीक है, 6.5 से बढ़ा दीजिए 0.5%। तो अब मामला बट गया, 3-3 का हो गया, 3 सदस्य कुछ और कह रहे हैं और 3 सदस्य कुछ और कह रहे हैं। तो यहां पर फिर कैसे निर्णय लिया जाएगा, 6-6 हो गया। तो गवर्नर साहब इसमें एक हैं, मैंने बताया था कि गवर्नर साहब इसमें होंगे। कहां के गवर्नर, आरबीआई के। और आरबीआई के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इनके पास वीटो पावर भी दिया जाता है वोटिंग का। जब मान लीजिए ये बराबर हो जाएगा तब ये अपना वीटो का पावर का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये वोटिंग करेंगे। अब ये जिस तरफ भी कर दे वोटिंग वह मामला मान लिया जाएगा। तो इनका जो है एक तरह से कह सकते हैं एक निर्णायक वोट इनका होता है इसमें। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले हम जो है इसकी प्रक्रिया समझ लेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य होते हैं, ये कुछ जरूरी चीजें हम समझ लेंगे। उसके बाद हमारे लिए यह समझना आवश्यक होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आवश्यकता वगैरह क्यों पड़ जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आरबीआई ये सब काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रिजर्व बैंक इंडिया ने तय किया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है इसको करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए।
ठीक है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आपने यह काम दे दिया कि आप देखिए कि ब्याज दर घटाना है, बढ़ाना है, मार्केट में कैसे मनी का फ्लो बना रहेगा, इन सब चीज़ों को आप देखिए। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? 2 ऑब्जेक्टिव इसका रखता है, इसने रखा। 2 ऑब्जेक्टिव में एक इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इसने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तय किया कि मुझे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन पे इसे कंट्रोल करना है, यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में होना चाहिए, महंगाई नियंत्रण में होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को समझ रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या होगा कि प्राइस जो है वह स्टेबल रहे। पहला काम इसका हो गया कि प्राइमरी मोटो है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और इसके लिए प्राइस स्टेबल होना चाहिए। प्राइस स्टेबल होना चाहिए, इसके लिए यह क्या करती है, देखती है, सीपीआई इसके पास होता है, एक इंडेक्स होता है, आप मोटा मोटी समझिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई-सी कंबाइंड करके ये लेता है। ठीक है, इस इंडेक्स को ये देखती है और इस इंडेक्स के तहत ये तय करती है कि महंगाई जो होना चाहिए, वो जो इन्फ्लेशन होना चाहिए, वह मैं पहले भी बताया था आपको, फिर से यहाँ बता देता हूँ कि वह कहाँ तक होना चाहिए, 2% से लेकर के 6% तक को हो। अगर ऐसा होता है तो इसे यह बेहतर स्थिति में मानती है, यानी कि 4 ± 2% का मामला ये देखती है। और यह स्थिति इसे नजर आ जाता है, तब यह समझ लेती है कि मामला अभी ठीक है, यानी कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल का टारगेट आरबीआई का था वो अभी सही चल रहा है। उसके बाद यह अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देती है, और सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ का। और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ किस चीज का? ग्रोथ, जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा उसमें ग्रोथ इसको चाहिए। और अगर यहां देख लिया कि मेरा जो प्राइमरी मोटो है यह फुलफिल हो रहा है, प्राइस जो है वह स्टेबल है, मार्केट स्टेबल है, महंगाई ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है, मतलब स्टेबल कहने का मतलब है कि महंगाई 2% से कम भी नहीं होना चाहिए और 6% से अधिक भी नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्या है कि 4% तक हमें लाना है। तो इसने देखा कि चलो ये मामला जो है फुलफिल हो रहा है फिलहाल, तब ये पूरा ध्यान किधर दे देगी? इस तरफ, यानी कि जीडीपी में ग्रोथ कैसे हो, इसका अगला टारगेट यह हो जाएगा। तो ये मामला आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, इन्फ्लेशन स्टेबल है, तो दूसरे टारगेट की तरफ ध्यान दे दिया कि जीडीपी में ग्रोथ हमें करना है। इतना मामला समझ में आया। अब चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड में चीजों को और समझ लेते हैं कि अब यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है आरबीआई को। मान लेते हैं जैसा कि मैंने इधर कहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है, लेकिन यहां इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है, ये स्टैंडर्ड हमने समझ लिया, लेकिन नहीं है तो क्या करेगी आरबीआई? इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है तो आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है, आरबीआई क्या क्या करती है? आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, आरबीआई के पास कुछ हथियार होगा, उसी हथियार में बहुत सारी चीजें होती है। आज हम सभी पे नहीं डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर रेपो रेट पे इस टूल्स में और रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है, इन चीजों पे बात करेंगे। इसी में बहुत सारी चीजें होता है इस टूल्स में, आपने इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा, जैसे कि सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, उसके बाद एसडीएफ होता है, उसके बाद एमएसएफ होता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से इस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न तरीकों से आरबीआई क्या करती है, ब्याज दर को बढ़ाती या घटाते रहती है और इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाती है। कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएगी इसे देखिए। सबसे पहले टूल समझ गए कि टूल्स इनके पास क्या क्या है, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए कि महंगाई फिलहाल अधिक है, महंगाई यहां पर मार्केट में आरबीआई ने पाया कि फिलहाल महंगाई अधिक है, मुद्रास्फीति अधिक ज्यादा जा रहा है, लोगों के पास पैसे यानी कि अधिक हैं। महंगाई अधिक होने के बाद मतलब तो यही हो गया ना, लोगों के पास पैसा अधिक है। अच्छा ये चीज बताइए कि अधिक अगर आपके पास पैसा अधिक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप घर में लेके उस पैसा को बैठे रहेंगे, या आप मार्केट भागेंगे, आप मॉल जाएंगे, आप आईफोन खरीदेंगे, आप घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ठीक है। तो यहां पर यदि लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाएगा, अपने आप डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, तो सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई उस तरह से हो नहीं रहा है। तब यहां आरबीआई देखेगी कि देखिए पूरी अर्थव्यवस्था जो है वह डिमांड और सप्लाई का खेल है,
ठीक है, यहां अगर आप समझ लिए तो इस चीजों को आप समझ जाएंगे। तो आरबीआई ने देखा कि भाई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, यहां पर डिमांड ज्यादा हो रहा है, लोग परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास सप्लाई मार्केट में इतना नहीं है। तो आरबीआई ने कहा कि भैया फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि इनके हाथों से, लोगों के हाथों से पैसा क्या करना है, खींच लेना है, कम कर देना है, कुछ भी इस तरह की नीति हमें अपनानी पड़ेगी। अब इस नीति को अपनाने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंकों का सहारा ले लेती है। आरबीआई कहां पहुंच जाएगी, बैंकों के पास पहुंच जाएगी और आरबीआई कहेगी कि तुम्हें पता है, तुमने देखा है कि इन्फ्लेशन जो है अभी अधिक है, लोगों के पास पैसे बहुत अधिक हैं और लोगों के पास पैसे अधिक हैं तो डिमांड बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत परचेज कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब सप्लाई नहीं है उतना, तो फिर क्या करोगे। तो बैंक कहते हैं कि आप बताइए हम क्या करते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि लोगों के हाथ से पैसा खींचो। तो बैंक ने कहा कि बताइए क्या क्या तरीका है। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास जो लेंडिंग रेट है उसे देखिए, लेंडिंग रेट जो है उसे बढ़ा दो। लेंडिंग रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वह बढ़ जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या लोग यहां पर लोन लेने के लिए जाएंगे। समझिए, यहां पर 7% पे लोन मिल रहा था तो लोग खूब लोन ले रहे थे, घर, गाड़ी, कपड़ा, मोबाइल खरीद रहे थे। यहां पर लेंडिंग रेट बढ़वा दिया आरबीआई ने, 7% से बढ़ करके ये 13% पे आ गया। अब लोगों ने देखा कि भैया ये तो दोगुना से ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 13% हो गया, तो लोगों ने कहा कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी लोन नहीं लेंगे, ठीक है, अभी गाड़ी नहीं खरीदते हैं, अभी घर नहीं बनवाते हैं, अभी कपड़े नहीं लेते हैं। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, पैसे लेना बंद कर दिया मार्केट से, या आप कह सकते हैं बैंकों से। तो लोन लोग नहीं ले रहे हैं, यानी कि लोगों के हाथ में अब पैसा नहीं है, और लोगों के हाथ में अब पैसा नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। और डिमांड कम हो गया तो यहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन इसमें क्या था, अधिक था, महंगाई अधिक थी ना, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए सारा काम किया गया था। तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन यहां पर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये चीजें समझ गए। दूसरी बातें क्या हो जाएगी कि मान लेते हैं इन्फ्लेशन कम हो गया है, इन्फ्लेशन कम हो गया है और इतना कम हो गया कि यह 2% से भी नीचे आ गया। अब आरबीआई ने देखा कि यह मामला भी अच्छा नहीं है, यानी कि कुछ हद तक महंगाई जो है वो अच्छी होती है। अब ये सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच बात है, ये यथार्थ है। बाजार के हिसाब से आप सोचेंगे तो महंगाई कुछ हद तक अच्छी होती है बाजार को चलाने के लिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है, ग्रोथ होता है अर्थव्यवस्था का, रोजगार के साधन बनते हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो मान लीजिए कि यहां देखा आरबीआई ने कि 2% से कम महंगाई हो गई है। अब 2% से कम महंगाई हो गई है, यानी कि मामला क्या है कि यहां पर डिमांड ही बहुत कम हो गया है, डिमांड कम हो गया है। अब डिमांड कम हो गया है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, लेंडिंग रेट को घटा देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि ये जो लेंडिंग रेट था इसको क्या करो, तुम घटा दो, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज दर जो है उसे घटा दो। तो बैंकों ने क्या किया, ब्याज दर को घटा दिया। अब ब्याज दर घट जाएगा, यानी कि जो ब्याज यहां पर 13% पे मिल रहा था वह बैंक ने अचानक से कहा कि भैया हम 7% पे ही लोन दे रहे हैं। तो लोग बैठे रहेंगे या सब दौड़ेंगे बैंक की तरफ, सभी दौड़ेंगे कि चलो मुझे भी घर बनवाना है, गाड़ी खरीदना है, मोबाइल लेना है, आईफोन 15-16 आ गया है मार्केट में, तो मुझे ये सब चाहिए। तो यहां पर ब्याज दर कम हो गया, 7% तक आ गया है। तो लोग क्या करेंगे, यहां पर पैसा लेने के लिए बैंक की तरफ भागेंगे, और बैंक की तरफ भागे तो लोगों के पास क्या हुआ, हाथ में पैसा हुआ, और पैसा हुआ तो यहां पर डिमांड कम था ना। जैसे ही लोगों के पास पैसा होगा फिर वही बात, बैठेंगे नहीं लोग, मार्केट में जाएंगे, यानी कि डिमांड बढ़ गया, लोग परचेज करने के लिए मार्केट फिर जा रहे हैं। और डिमांड बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यह मामला क्या था, इन्फ्लेशन कम हो रहा था, इन्फ्लेशन को बढ़ाना था, इतना कम हो गया कि 2% से कम चला गया। और मैंने क्या कहा था कि 2 से 6 तक ये होना चाहिए मामला, था ना, 4 ± 2%, लेकिन ये 2 से कम हो गया था, इसीलिए यहां पर इन्फ्लेशन को बढ़ाने की जरूरत था। और ये सारा जो है चक्र कह सकते हैं आरबीआई ने चलाया। तो यह मामला इतना समझ में आ गया आपको। अब यहां पर एक बात और समझना हमारे लिए जरूरी है, वह क्या है कि यहां पर आरबीआई ने आज क्या किया, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को अनचेंज रखा।
ये चौथी बार आरबीआई ने किया है कि भैया हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, और 6.65% था ना, तो लगभग इतना ही इसने रखा है किस बार। तो हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाएगा ना कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो, और रेपो रेट समझेंगे तो लगे हाथ रिवर्स रेपो रेट भी हम समझ लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होता है। उस टूल्स में मैंने बहुत चीजों का नाम बताया आपको, CRRI कहा आपसे, SRI कहा आपसे SDF कहा, और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहा। तो यहां पर हमारे लिए रेपो रेट हम समझ लेंगे और रिवर्स रेपो रेट अब लगे हाथ इसको भी हम समझ लेंगे। ये दो चीजें हमारे पास है समझने के लिए, क्योंकि हम समझ जाएं कि इसका क्या प्रभाव क्या होगा। हम ये सब चीजें समझ चुके हैं कि कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट पे, अगर इन चीजों को टूल्स को कम कर देते हैं, ब्याज दर बढ़ाने घटाने का सब देख चुके हैं। बस हम कुछ टर्म देख लेते हैं। रेपो रेट में क्या होता है ये समझ लीजिए। दो संस्था है यहां पर, एकदम कहानी की तरह समझिए, याद हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने ये सिनॉप्सिस बनाया है उसी तरह से सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देखते रहता हूं, आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें। तो इस तरह से कीजिए, एक A4 साइज का पेज लेंगे और इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, सारा काम कैसे क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर ज़्यादा महंगाई है तो किस तरह से काम किया जाएगा, उसके बाद आरबीआई का क्या क्या काम करने का बैंक के साथ तरीका होता है, सब कुछ, और रिवर्स रेपो रेट यहाँ आप समझ लेते हैं। तो आपके पास जो एक फ्लो चार्ट होना चाहिए वो बहुत बेहतर होना चाहिए, सिनॉप्सिस बढ़िया होना चाहिए, रिवीजन में काम आएगा। यहां समझिए, ये दो संस्था है, एक हो गया आरबीआई और दूसरा इसका ग्राहक हो गया। ठीक है, अब आरबीआई का ग्राहक कौन होता है? आपने, आपका अकाउंट क्या आरबीआई में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट नहीं होगा, एसबीआई में होगा, पंजाब नेशनल बैंक में होगा। तो आरबीआई क्या करती है ना, डायरेक्ट हमारे साथ काम नहीं करती है, वह क्या करती है अपने ग्राहकों के माध्यम से हमसे काम करती है। और उसके ग्राहक कौन होते हैं? ये बैंक होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के ग्राहक हो गए बैंक हो गए। इसके अलावा आरबीआई जो है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आरबीआई बैंक का ग्राहक हो गया, और ग्राहक में यहां पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। तो ये सब आरबीआई के ग्राहक होते हैं। अब यहां पर मामला समझ लीजिए, इन दोनों के बीच सारा साठगांठ होगा, सारा खेल चलेगा। यहां पर इनको कुछ लोन की, पैसे की जरूरत थी, बैंकों को, राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने कहा कि माए बाप बड़ा काम पड़ रहा है, हमें रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, पर फंड की कमी हो रही है, आप कुछ पैसा दे दीजिए। या फिर बैंकों ने कहा कि देखिए फलानी गवर्नमेंट जो है, फलानी राज्य सरकार, वो हमसे कुछ फंड लेना चाह रही है, पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई ने कहा क्या चाहते हो? इसने कहा कि आप कुछ लोन दे दो, आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा डिमांड है लोन का, भाई लोन, लेकिन हम जो है शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें देंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन हम देंगे, आरबीआई ने कहा, रेपो रेट में। इसको ध्यान रखना है कि रेपो रेट की मैं बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म देंगे। तो शॉर्ट टर्म में इसने पूछा कि मतलब समझा नहीं, थोड़ा ठीक से बताइए। तो कहा कि देखो 1 से 15 दिन तक का ही मामला है, इतने के लिए देंगे आपको, इतने दिनों में हमें पैसा लौटा देना है। और यहां पर आरबीआई ने कहा कि देखो तुम क्या करोगे इस पैसा का, स्टेट गवर्नमेंट को दोगे या लोगों को दोगे, लेकिन उससे तुम तो ब्याज कमा रहे हो ना, तभी तो लोगों को दे रहे हो। तो भैया तुम ब्याज कमा रहे हो, हमें भी कुछ पैसा दो, हमारा भी काम चलता रहे। तो यहां पर इसने क्या किया, इंटरेस्ट लिया इससे। किसने लिया? आरबीआई ने इन बैंकों से ले लिया, कुछ इंटरेस्ट रेट लगा दिए। आरबीआई ने कहा कि हम जो पैसा ये शॉर्ट टर्म के लिए देंगे, ये लोन देंगे, इस पे हमें कुछ ब्याज चाहिए, और यही ब्याज दर जो होगा वह क्या होगा, रेपो रेट हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? अगर रेपो रेट समझ में आ गया तो रिवर्स रेपो रेट इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा कहने का तात्पर्य है, इसमें भी दो ही संस्था, आरबीआई, इसके ग्राहक मैं समझा चुका हूं ग्राहक कौन कौन होंगे। इसमें क्या था, आरबीआई से ये लोग लोन ले रहे थे, और इसमें क्या किया, आरबीआई ने इनसे ले लिया पैसा कि लाओ बहुत हो गया है तुम्हारे पास, थोड़ा सा हमें दो। अब यहां पर तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम भी जो लेंगे वो शॉर्ट टर्म पे ही लेंगे। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 1 से 15 दिन के लिए ही हम लेंगे। तो ये बेचारे मुंह देख रहे थे कि मतलब हमें कुछ मिलेगा भाई, जब हम तुमसे लिए तो इंटरेस्ट रेट ले लिए, हमसे पैसा लिया, आपने हमसे ब्याज ले लिया, आप हमसे अब ले रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा। आरबीआई ने कहा कि हम इतना भी निष्ठुर नहीं हैं, हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे यहां पर। तो आरबीआई ने फिर से यहां क्या किया, इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट किसे दिया, इसे दे दिया, लोन लिया और इसे कुछ पैसा दे दिया आरबीआई ने।
अब आरबीआई जब इसे इंटरेस्ट दे रही है इन लोन लेने के लिए तो इसको रिवर्स रेपो रेट कह देते हैं। मामला समझ में आ गया दोनों चीजें। अब एक बात ध्यान देना है कि कभी भी रेपो रेट जो होगा ना, यहां बता देता हूं, यह रेपो रेट जो होगा वह रिवर्स रेपो रेट से अधिक ही होगा। ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिए। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया। अब इन चीजों को एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का थ्योरेटिकल बातें मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने चर्चा कर ली कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या क्या करती है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जीडीपी को ग्रोथ करना, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फ्लेशन को सीपीआई के माध्यम से देखती है जो +- 2% होता है। उसके बाद अगर ये मामला सही रहता है तो जीडीपी की तरफ देखती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल का मामला देखा यहाँ कि महंगाई अधिक है तो लोगों के पास पैसा अधिक है। पैसा अधिक है कहने का मतलब डिमांड ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, तो लोगों के पास पैसा अधिक है, पैसा खींचना है तो लेंडिंग रेट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ जाएगा। दूसरी तरफ देखा कि महंगाई बहुत कम हो गया है, 2% से भी नीचे चला गया है, तो फिर देखा कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि डिमांड यहाँ कम हो गया है तो लेंडिंग रेट जो है यहाँ कम कर दिया। लेंडिंग रेट कम कर दिया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कि लोग जो है अब लोन लेने जाएंगे। जब लोन लेने जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा, फिर लोगों के पास पैसा जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मार्केट भागेंगे, और उसके बाद इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा, मार्केट का पूरा फ्लो हो जाएगा। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ गए। आरबीआई ने यहाँ ग्राहकों को लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए तो इंटरेस्ट रेट लिया तो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। और यहाँ पर आरबीआई उल्टा करता है, ग्राहकों से लोन ले लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए यह कुछ पेमेंट कर रहा है आरबीआई अपने ग्राहकों को, बैंकों को, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। मामला समझ में आ गया। इस तरह से सिनॉप्सिस बना करके चीजें आपको पढ़नी है ताकि जो है 5 मिनट के अंदर आपके सारे चीजें हो जाए। अब यहां पर एक बातें और देख लेते हैं, रेपो रेट में कब कितना बदलाव हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 बार से आरबीआई ने यही किया है कि 6.5% तक मामला रखा है। इस स्लाइड में मैंने यहां कहीं पर आपको बताया था 6.65%, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि मामला उतना ही है कि 6.5% का मामला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। तो ये देख लेते हैं कि ये चार्ट है, इसके आधार पे बताया गया है। यहां पर आपको समझना है कि आप देखिएगा यहां पर 22 अप्रैल से 22 मई, यहां 22 जून, 22 अगस्त, हर 2 महीने के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो चीजें आपको दिखती हुई यहां नजर नहीं आएगी, कारण इधर कोविड का मामला था। ठीक है, तो यहां पर अनियमितता आया इस मीटिंग वगैरह में। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे दिसंबर 22 से देखेंगे तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, 2 महीने के बाद यहां पर मीटिंग आपको नजर होता हुआ आएगा, और यहां पर 6.5% था। उसके बाद आप देखेंगे अप्रैल के हालात देखेंगे तो अप्रैल में भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून 2023 का, जून के बाद फिर 2 महीना जुलाई, अगस्त, और अगस्त के बाद अभी अक्टूबर, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने के बाद। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपको नजर आ जाएगा कि ये अनचेंज्ड रखा गया है। रेपो रेट जो यहां पर दिखाया गया है परसेंटेज में, वह 6.5% यहां पर रखा गया है। इन आंकड़ों का सही से विश्लेषण करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, पूरे टॉपिक को हमने डिटेल से देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें हमने देख ली, बहुत सारे प्रैक्टिकली चीजें जो है हमें समझ में आया, और थ्योरेटिकल बहुत सारे बातें हमने समझ लिया। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है कि मतलब आप कितना समझे हैं यह भी तो हम समझ पाए। तो संभावित प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, और यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ चुकी है, इसीलिए इसे ध्यान से करना है। और प्रश्न क्या है, रेपो रेट क्या है, जिसकी चर्चा हमने की है। अब 4 यहां विकल्प दिए गए हैं, देखिए, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। दूसरी बात, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार ले लेता है। ठीक है, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता को पैसा उधार देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह 3 विकल्प यानी कि काम का है। अब इस 3 में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो सही होगा उसको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे कि जनाब ये ए सही है, बी सही है या सी सही है। लेकिन इसके अलावा जो 2 गलत होगा तो उसे भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे,
मान लीजिए एक हो सकता है कोई रेपो रेट हो गया तो दूसरा हो सकता है रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो दूसरा वाला कौन सा रिवर्स रेपो रेट हो सकता है या कोई और अलग टूल्स हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का, तो ये चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।